हेलो एवरीवन, आज हम लोग कक्षा 6 का हमारा अतीत 1 का चैप्टर 10 इमारती चित्र तथा किताबें का डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा पहला हेडिंग है लोह स्तंभ। पहला पॉइंट, महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का प्रमाण है। महरौली में कुतुब मीनार के समीप लोह स्तंभ खड़ा है। यह है लोह स्तंभ। यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का प्रमाण है। दूसरा पॉइंट, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण गुप्त काल में 1500 साल पहले हुआ। इनका निर्माण कब हुआ? गुप्त काल में 1500 साल पहले हुआ। चौथा, इतने सालों के बाद भी इनमें जंग नहीं लगा। इतने सालों के बाद भी इस लोह स्तंभ पर जंग नहीं लगा है। दूसरा हेडिंग, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। पहला पॉइंट, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। विभिन्न प्रकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी छोटे या बड़े। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। स्तूप विभिन्न आकार के थे, गोल, लंबे, छोटे और बड़े। ये सभी प्रकार के स्तूप बनाए जाते थे। दूसरा पॉइंट, सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में ये वाला बुद्ध होगा, इसमें बुद्ध होगा। इस डिब्बों में बुद्ध तथा उनके अनुयायियों के अवशेष के शरीर के अवशेष, दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयोग कई चीज़ें रखा जाता था। स्तूप के भीतर एक डिब्बा होता था। उन डिब्बों में बुद्ध तथा उनके अनुयायियों के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा कोई भी प्रयुक्त चीज़ को उन डिब्बा में रखा जाता था। तीसरा, पहले स्तूप मिट्टी का एक टीला था, बाद में इसे ईंटों से बनाया गया। पहले स्तूप किससे बनते थे? मिट्टी से बनते थे, बाद में उन्हें ईंटों से बनाया गया था। चौथा पॉइंट, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जिससे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता था। इस वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। पांचवा पॉइंट, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। वृत्ताकार पथ को क्या किया जाता था? रेलिंग से घेर दिया जाता था। इस रेलिंग को वेदिका कहते हैं और वेदिका में प्रवेश द्वार थे। वेदिका में ही प्रवेश द्वार थे। छठा पॉइंट, रेलिंग और तोरण मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। रेलिंग क्या थे? रेलिंग और तोरण मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो रेलिंग और तोरण को मूर्तिकला से बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जाता था। हमारा दूसरा हेडिंग है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। सातवां पॉइंट, पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफा बनाई जाती थी। इन गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। उस काल में पहाड़ियों को काटकर गुफा भी बनाई जाती थी और इन गुफाओं में मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इन गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाया जाता था। आठवां पॉइंट, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। मंदिर का सबसे मुख्य भाग क्या होता है? गर्भगृह होता है। गर्भगृह में ही देवी या देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है। नौवां पॉइंट, गर्भगृह में पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति करते हैं। गर्भगृह में पुरोहित क्या करते हैं? धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति करते हैं। 10वां पॉइंट है गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर तक काफ़ी ऊंचाई तक एक टावर जैसा निर्माण किया जाता था, उसे क्या कहते हैं? शिखर कहा जाता है गर्भगृह के ऊपर। 11वां पॉइंट, अधिकतर मंदिरों में मंडपम होता था, जहां लोग इकट्ठा होते थे। अधिकतर मंदिरों में मंडपम यानी कि सभागार होता था, जहां लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे। दूसरा पॉइंट है ईंटों पत्थरों की इमारतें। यह स्तूप, यह है बौद्ध स्तूप, यह है तोरण द्वार, यह है प्रदक्षिणा पथ, इसे एक हर्मिका कहते हैं, इसको छत्र कहते हैं। यह यत्री है, यह है तोरण प्रवेश द्वार, इसे वेदिका कहते हैं। यह हिंदू मंदिर, इसको शिखर कहते हैं। यह लंबा शो शिखर है, इसको गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर में शिखर है, इसको मंडपम कहते हैं और यह है प्रवेश द्वार। दूसरा हेडिंग, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। पहला पॉइंट,
स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने के लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए राजा या रानी ही मंदिर बनाने का संकल्प लेते थे। स्तूप और मंदिरों को बनाने के लिए काफ़ी सारे धन की आवश्यकता पड़ती थी। इसको केवल राजा या रानी ही बना सकते थे, इसलिए यही राजा या रानी ही मंदिर बनाते थे। दूसरा पॉइंट, अच्छे किस्म के पत्थर को तराश कर खंभा, दीवार की चौखट, फर्श तथा छत का आकार दिया जाता था। मंदिर और स्तूप बनाने के लिए अच्छे किस्म के पत्थरों को तराशकर खंभा, दीवार और फर्श का आकार दिया जाता था तथा उन्हें सेट करके मंदिर या स्तूप का निर्माण किया जाता था। तीसरा पॉइंट, इस प्रकार के निर्माण में उन्नत किस्म के शिल्पकारों की जरूरत पड़ती थी, जिसका खर्च आम आदमी नहीं कर सकता था। इस प्रकार के निर्माण में बहुत ही दक्ष शिल्पकारों की जरूरत पड़ती थी, जिसका खर्च केवल राजा या रानी ही दे सकते थे, इसलिए वे ही मंदिरों का निर्माण करते थे। चौथा पॉइंट है, स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार लाते थे, उनसे इमारत की सजा भी की जाती थी। स्तूप और मंदिरों को देखने के लिए जो भक्त आते थे, वे साथ में उपहार लाते थे। उन उपहारों से इन इमारतों को यानी मंदिरों और स्तूपों को सजाया जाता था। पांचवा पॉइंट है, स्तूपों तथा मंदिरों में अपना सहयोग देने वालों में व्यापारी, कृषक, लोहार, सुनार, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले थे, जिनके नाम खंभे और रेलिंग में है। स्तूपों के निर्माण में अपना सहयोग कौन कौन देते थे? व्यापारी अपना सहयोग देते थे, कृषक देते थे, लोहार, सुनार, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले भी इसमें अपना सहयोग देते थे। इनके नाम कहाँ हैं? खंभे और रेलिंग में इनके भी नाम हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा हेडिंग, चित्रकला। पहला पॉइंट, अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। अजंता क्या है? अजंता एक गुफा है। अजंता एक जगह है जहाँ कई गुफाएं खोदी गई। दूसरा पॉइंट, ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, इनको चित्रों से बनाया जाता था। अजंता में ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए विहार थे और इन्हें क्या, चित्रों से सजाया जाता था। अजंता की गुफा को चित्रों से सजाया जाता था। तीसरा पॉइंट, गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशाल की रोशनी बनाए गए। गुफाओं के अंदर बहुत ही अंधेरा होता था, इसलिए अधिकांश चित्र मशाल की रोशनी पर बनाए गए थे। चौथा पॉइंट, इन चित्रों में के रंग पौधे और खनिजों से बनाए गए थे, जो 1500 साल बाद भी चमकदार है। इन चित्रों को रंगने के लिए रंग पौधे और खनिजों से बनाए गए थे, जो 1500 साल में भी चमकदार है। यह है अजंता की गुफाओं के चित्र, जो देखिए कितना चमकीला है अभी भी, इतना 1500 साल बाद भी। दूसरा हेडिंग, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। पहला पॉइंट, पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानी है। पुराण का अर्थ क्या है? प्राचीन है। पुराणों में किसका किसका वर्णन है? विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ कहाँ हैं? पुराणों में है। दूसरा पॉइंट, पुराण में संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में कहानी है। पुराणों में देवी देवताओं के अलावा संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में जानकारी भी है। तीसरा पॉइंट, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सभी इसे समझ और सुन सके। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए जिससे सभी लोग इसे समझ और सुन सके, इसलिए ये सरल और संस्कृत भाषा में लिखे गए। चौथा पॉइंट, पुराण और महाभारत दोनों को ही विकास नामक ऋषि ने संकलित किया था। विकास नहीं, अब व्यास होगा। पुराण और महाभारत को व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया। पांचवा पॉइंट, महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक क्या है? प्राचीन कहानी है। यह पहले लोगों द्वारा कहानियों की तरह ही बोला जाता था, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। पहले लोग सुनकर ही याद रखते थे, पर बाद में उसे लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि है। सबसे पहले संस्कृत भाषा में लेखन वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। दूसरा हेडिंग, विज्ञान की पुस्तक। पहला पॉइंट, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की। दूसरा पॉइंट, उन्होंने इस पुस्तक में दिन रात क्यों होता है, ग्रहण क्यों लगता है आदि के बारे में लिखा। आर्यभट्ट ने इस पुस्तक में दिन रात, ग्रहण आदि के बारे में जानकारियाँ हमें बहुत ही पहले दे दी।
जो विज्ञान आज इसे साबित कर चुका है। तीसरा पॉइंट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञ और खगोलशास्त्री इस युग में हुए। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञ और खगोलशास्त्री इसी युग में हुए।